चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सी स्कीम्स इन रेगुलेशंस में कवर्ड है, राइट। और इन स्कीम्स के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने देखा था कि अगर कंपनी ये बेनिफिट्स एम्प्लॉय को देना चाहती है तो कंपनी इन स्कीम्स के थ्रू बेनिफिट दे सकती है, और वो बेनिफिट डायरेक्ट भी हो सकते हैं, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, और बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए कंपनी चाहे तो बीच में एक ट्रस्ट भी क्रिएट कर सकती है, राइट। तो बेनिफिट्स जो दिए जाएंगे एम्प्लॉइज को वो ट्रस्ट के थ्रू दिए जाएंगे, ये भी पॉसिबल है। और कंपनी चाहे तो डायरेक्टली भी ये स्कीम्स लॉन्च कर सकती है, जहां पर कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक कमेटी बनानी पड़ेगी इन स्कीम्स को मैनेज करने के लिए, इन स्कीम्स को ऑपरेट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है जी। अब यहां पर हम लोग रेगुलेशन 4 पढ़ चुके थे, जो कि बेसिकली क्या था हमारा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम थ्रू ट्रस्ट। और हमें स्टार्ट करना है रेगुलेशन 5 से। पहले तो ये बताइए यहां तक कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर नहीं हुआ हो। बड़ी सिंपल सी चीज है, देखिए हमें एम्प्लॉइज को बेनिफिट प्रोवाइड करना है, और जो हम बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए एक स्कीम लेकर आ रहे हैं। उस स्कीम के अंदर एम्प्लॉइज को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर्स डीलिंग इन्वॉल्व है उन स्कीम्स के अंदर, और शेयर्स में डील करते हुए बेनिफिट एम्प्लॉइज को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यहां पर वो स्कीम कवर हो रही है, राइट। क्योंकि सेक्शन 67 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि भैया कंपनी अपने ही शेयर्स में डील नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि ये देखा गया कि एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए, एम्प्लॉइज को कंपनी का पार्ट शो करने के लिए इस टाइप की स्कीम्स बहुत जरूरी है, तो इसलिए अलाउड किया गया, बट सब्जेक्ट टू दीज रेगुलेशंस। ठीक है जी। अब जी एम्प्लॉइज का मतलब क्या है, मतलब कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी रेगुलेशन 4। अच्छा वो रेगुलेशन 3 था हमारे पास, जो ये है ये हमारे पास रेगुलेशन 3 है। तो रेगुलेशन 4 के अंदर एलिजिबिलिटी दे रखी है, मतलब कौन कौन से एम्प्लॉइज एलिजिबल है जो इस टाइप की स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। An employee shall be eligible to participate in the scheme of the company as determined by the compensation committee। तो यहाँ पर एक और नाम आता है जी, compensation committee। इसका मतलब अगर कंपनी इस टाइप की कोई भी स्कीम लॉन्च करना चाहती है तो पहले कंपनी को एक कंपनसेशन कमेटी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। कंपनसेशन कमेटी के बारे में नीचे दिया हुआ है, रेगुलेशन 5 में दिया हुआ है। ठीक है जी। तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी की कंपनसेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सेम कंपनसेशन कमेटी की भी कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी हमारे पास। ठीक है। तो कंपनी लॉ में हमने पढ़ा हुआ है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। अब जी यहाँ पर कहा एन एम्प्लॉय शैल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, तो जी एम्प्लॉय का मतलब क्या है, कौन कौन कवर हो रहा है इस टर्म के अंदर। तो एम्प्लॉय मीन्स अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज बीन वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब टेम्परेरी एम्प्लॉय को ये बेनिफिट नहीं दिया जा सकता, टेम्परेरी एम्प्लॉय को ये बेनिफिट नहीं दिया जा सकता, सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय को ही ये बेनिफिट दिया जा सकता है ऐसी किसी भी स्कीम में। और अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, बट एक्सक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसका मतलब किसी भी डायरेक्टर को बेनिफिट दिया जा सकता है इन स्कीम्स के अंदर, एक्सेप्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को शेयर बेस्ड बेनिफिट्स दिया जाएगा तो उसके डिसीजंस बायस्ड हो जाएंगे, राइट। वो पहले अपने बारे में सोचेगा, बाद में कंपनी के बारे में सोचेगा। तो डायरेक्टर मे बी होल टाइम डायरेक्टर और मे नॉट बी होल टाइम डायरेक्टर, मतलब मे बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मे बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बट एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर जी इम्प्लॉइज कहता है जी, यहाँ पर डिफाइन किए गए, जो यहाँ पर डिफाइन किए गए ऐसे एम्प्लॉइज किसके, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉइज को दिया जा सकता है बेनिफिट, कंपनी की होल्डिंग कंपनी को दिया जा सकता है, होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉइज को, इन एम्प्लॉइज को, राइट। चाहे इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया या होल्डिंग कंपनी कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता,
but does not include an employee who is the promoter। तो जी किसको एक्सक्लूड किया गया? सबसे पहले तो टेम्परेरी एम्प्लॉइज को एक्सक्लूड किया गया। डायरेक्टर्स की कैटेगरी के अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एक्सक्लूड किया गया। फिर जी प्रमोटर्स को एक्सक्लूड किया गया, और अ पर्सन बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप, or a director who either himself or through his relative or through any body corporate directly or indirectly holds more than 10% of the outstanding equity shares of the company। मतलब ऐसे डायरेक्टर को भी एक्सक्लूड किया गया, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ऐसे डायरेक्टर को भी एक्सक्लूड किया गया जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इंडिविजुअली या इन एसोसिएशन विद एनी रिलेटिव, इन एसोसिएशन विद एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कितने कम से कम इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहा है? मोर देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्लियर है। ये डेफिनेशन जनरली पूछ ली जाती है शॉर्ट नोट के अंदर। आ जाइए जी, अब कंपनसेशन कमेटी की बात करते हैं। तो जी कंपनसेशन कमेटी का मतलब क्या हुआ भाई? अल्टीमेटली जब आप एक स्कीम लेके आ रहे हैं, उस स्कीम के अंदर आप बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉय को, तो बेसिकली कंपनसेशन ही तो दे रहे हैं एक तरह से एम्प्लॉयज को, राइट? तो इसीलिए जो कमेटी इन सारे मैटर्स को हैंडल कर रही है, उस कमेटी का नाम रखा गया कंपनसेशन कमेटी। तो कंपनी शेल, मैंडेशन है, चाहे ट्रस्ट क्रिएट करो या मत करो, बट कंपनसेशन कमेटी तो क्रिएट करना मैंडेशन है। चाहे कंपनी डायरेक्टली बेनिफिट्स एम्प्लॉइज को दे रही है या थ्रू ट्रस्ट एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, बट कंपनसेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना मैंडेटरी है। तो कंपनी शेल कॉन्स्टिट्यूट अ कंपनसेशन कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरिटेंडेंस ऑफ द स्कीम। वो बात अलग है कि जहां पर कंपनी ने ट्रस्ट क्रिएट किया है और ट्रस्ट के थ्रू बेनिफिट एम्प्लॉइज को दिए जा रहे हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो किसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा? ट्रस्ट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, राइट? लेकिन कमेटी फिर भी रहेगी, कंपनसेशन कमेटी, प्रोवाइडेड दैट द कंपनी में डिजाइन सच अदर कमेटीज एज कंपनसेशन कमेटी। मतलब किसी भी और कमेटी को कंपनसेशन कमेटी डेजिग्नेट किया जा सकता है। ठीक, अब जी यहाँ पर वही चीज बता रखी है कि अगर ट्रस्ट क्रिएट की हुई है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला वर्क है वो कंपनसेशन कमेटी ट्रस्ट को डेलीगेट कर देगी। ठीक, कंपनसेशन कमेटी की कंपोजिशन क्या होगी? तो जी उस बारे में कहा गया कि देखिए, जो सेक्शन 178 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन बता रखी है, वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही कंपोजिशन कंपनसेशन कमेटी की भी होगी। तो compensation committee shall be a committee of such members of the board of directors of a company as provided under section 178। section 178 में किसकी बात की जा रही है? नॉमिनेशन एंड रेम्यूरेशन कमेटी की बात की जा रही है। याद है किसी को नॉमिनेशन एंड रेम्यूरेशन कमेटी की कंपोजिशन क्या थी? कंपनी लॉ के कौन से चैप्टर के अंदर नॉमिनेशन एंड रेम्यूरेशन कमेटी कवर किया गया है? मेरी वॉइस आ रही है, नहीं आ रही है? कम से कम ये तो बोल दो। जब तक आप लोगों को ये नहीं पता होगा, ये नहीं याद रहेगा कि कौन से चैप्टर में किस टॉपिक को कवर किया गया है, टॉपिक के अंदर का कंटेंट कैसे याद रह सकता है? अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चैप्टर्स कौन से चैप्टर से स्टार्ट हो रहे हैं कंपनी लॉ में? चैप्टर 15 को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बताया गया था और दूसरे के अंदर कमेटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बताया गया था, याद है? और उसी के अंदर हमने नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी को भी डिस्कस किया था। चलिए, फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। कंपनसेशन कमेटी शैल फॉर्मुलेट द डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द स्कीम। तो जी टर्म्स एंड कंडीशंस को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? कंपनसेशन कमेटी की है। which shall include the provisions as specified by the board of directors in this regard। ठीक है, the compensation committee shall frame suitable policies and procedures to ensure that there is no violation of security laws by the trust, by the company and by the employees of the
कंपनी। तो जो भी होना चाहिए एज पर सिक्योरिटी लॉज, मैंने यहाँ पर स्मॉल टर्म लिख दी सिक्योरिटी लॉज। कुल मिला के इसका मतलब है सिक्योरिटी लॉज में कवर होने वाले किसी भी लॉ का किसी भी तरह से वायलेशन नहीं होना चाहिए। आ जाओ जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर होल्डर्स अप्रूवल। कल हमने ईसोप के बारे में डिस्कस किया था, तो कंपनी लॉ के कौन से सेक्शन में ईसोप के बारे में बता रखा है? कल ही डिस्कस किया है, आज तो याद रहना चाहिए। सेक्शन 62 फर्दर इशू, राइट। तो जी जब हम ईसोप के बारे में पढ़ते हैं सेक्शन 62 में, तो वहां पर भी कहा हुआ है दैट यू हैव टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन। और यहाँ पर भी कहा हुआ है कि अगर आप ऐसी कोई भी स्कीम लाना चाहते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। So no scheme shall be offered to employees of the company unless the shareholders of the company approve it by passing special resolution। ठीक। अब जी सेपरेट रेजोल्यूशन इन फॉलोइंग केसेस। अब जी स्कीम लाने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, सेपरेट रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। ये नहीं कहा कि आपको इन चीजों के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना है। तो जी जब आप शेयर होल्डर्स के सामने जाओगे, आप शेयर होल्डर्स से कहोगे कि देखिए जी हम ये स्कीम लाना चाहते हैं, हम इसोप लाना चाहते हैं, या फिर हम लेट से एसएआर लाना चाहते हैं, कोई भी स्कीम हम लाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। एक बार वो पास हो गया, ठीक है जी आप ला सकते हो, लेकिन इन मैटर्स के लिए अलग से आपको रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि भाई एक ही रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एक ही रेजोल्यूशन के अंदर आप अप्रूव करवा रहे हैं। हो सकता है किसी मेंबर की इंटेंशनों की, ठीक है कंपनी ये स्कीम ला सकती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, लेकिन इन पर्टिकुलर मैटर्स पे उस मेंबर की कंसेंट ना हो, राइट। वो मेंबर अपनी कंसेंट ना दे। तो लो बड़ा सिंपल सा कहता है स्कीम लाने के लिए अलग स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ, और अगर स्कीम में इनमें से कोई भी मैटर इन्वॉल्व है तो उसके लिए अलग से रेजोल्यूशन पास करवाओ। यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लिखा हुआ, दोबारा कह रहा हूं, तो इन मैटर्स के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विल डू। ठीक है। तो सेकेंडरी एक्विजिशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, अगर आप स्कीम के अंदर मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट से एक्वायर करने की सोच रहे हो शेयर्स, तो उसके लिए यू हैव टू टेक सेपरेट अप्रूवल। सच अप्रूवल शैल मेंशन द परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी एक्विजिशन। ऊपर हमने लिमिट पड़ी थी 5%, 2%, ओवरऑल 5%। मैं आपको याद दिला दूं, रेगुलेशन 3 में हमने लिमिट पड़ी थी। तो इससे ज्यादा तो आप एक्वायर कर ही नहीं सकते सेकेंडरी मार्केट से। तो विद इन दिस लिमिट यू हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स बाय पासिंग अ सेपरेट रेजोल्यूशन। ठीक है। सेकेंडरी एक्विजिशन बाय ट्रस्ट इन केस द शेयर कैपिटल एक्सपेंड्स ड्यू टू कैपिटल एक्सपेंशन undertaken by the company including the preferential allotment of the shares or qualified institutional placement to maintain 5% cap as prescribed above of such increased capital of the company। अब ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। मैं कहता हूं जी एट प्रेजेंट मेरी शेयर कैपिटल है 100 रुपए की, और इसका 5% मैक्सिमम मैं स्कीम के लिए यूज कर सकता हूँ। ठीक, ऊपर दिया हुआ है ना, सेकेंडरी एक्विजिशन मैक्सिमम कितना किया जा सकता है, 5%। ठीक। अच्छा, ये जो 5% हमें देखना होता है, ये प्रीवियस ईयर का जो 31 मार्च है उस डेट को देखना होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जितना भी यहाँ मान के चलते 31 मार्च को कितना है जी, 100। तो हम इस ईयर के अंदर मैक्सिमम कितना एक्वायर कर सकते हैं, 5%, और 2% मैक्सिमम से मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में, ओवरऑल मैक्सिमम 5%। ठीक है जी। अब मान के चलो हमने सेकेंडरी मार्केट से एक्वायर कर लिया 6%, मतलब 6 इंस्टेड ऑफ 5, 6 शेयर्स एक्वायर कर लिया इंस्टेड ऑफ 5। तो ये तो वायलेशन हो गया। जो लिमिट्स बता रखी थी उन लिमिट्स का क्लियर कट वायलेशन हो गया। तो अब ये वायलेशन हो गया तो इसको कैसे ठीक किया जाए? कंपनी कहती है अभी हम कैपिटल एक्सपेंड कर देते हैं अपनी, कैपिटल एक्सपेंड कर देते हैं, मतलब हो सकता है कंपनी पब्लिक इशू ले आए, हो सकता है कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर दे, हो सकता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को अलॉटमेंट कर दे।
तो कंपनी अपनी कैपिटल एक्सपेंड कर रही है। अभी जो कैपिटल है 100, इसको कितना कर रही है कंपनी, 110। बात समझ रहे हो? क्योंकि हमने एक्वायर ज्यादा कर लिया है और जो लिमिट हमें दे रखी है हम उस लिमिट से बाहर जा चुके हैं। तो उस फिगर को लिमिट में लाने का एक ये भी तरीका हो सकता है कि हम अपनी कैपिटल एक्सपेंड कर ले। और अगर हम कैपिटल एक्सपेंड कर लेते हैं, लेट्स से 120 कर ली हमने, तो 120 का 5% कितना हो गया, 6। 120 का 5% कितना हो गया, 6। तो अब हम विद इन द लिमिट हो गए, 5% वाली लिमिट में हो गए हम। क्लियर है पॉइंट, राइट? तो अब हमें यहां पर कैपिटल एक्सपेंड करनी पड़ रही है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है सेकेंडरी एक्विजिशन बाय द ट्रस्ट इन केस द शेयर कैपिटल एक्सपेंड्स ड्यू टू कैपिटल एक्सपेंशन। क्यों करनी पड़ रही है कैपिटल एक्सपेंशन? अंडरटेकन बाय द कंपनी इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। मतलब कैपिटल एक्सपेंशन किसी भी वे में, इन्होंने कहा इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या इवन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर कवर हो रहा है। किसी भी वे में हम कैपिटल एक्सपेंशन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? टू मेंटेन द 5% कैप एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रेगुलेशन 311। ठीक है जी। तो बेसिकली हम इसलिए एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इस लिमिट को क्रॉस कर चुके थे और जो हमने परचेज किया है वो विद इन दिस लिमिट आ जाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी कैपिटल ही एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर इस टाइप की एक्सपेंशन करनी पड़ रही है तो भैया यू हैव टू पास द सेपरेट रेजोल्यूशन, यू हैव टू टेक सेपरेट अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। फिर ग्रांट ऑफ ऑप्शन, सार, शेयर्स या अदर बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी। तो ऊपर हमने एम्प्लॉय की डेफिनेशन में पढ़ा था कि भैया अपनी खुद की कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज को दिया जा सकता है और जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है या होल्डिंग कंपनी है उनके एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट दिया जा सकता है। तो भैया अगर आप सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉयज को बेनिफिट देना चाहते हैं स्कीम के अंदर, तो यू हैव टू टेक सेपरेट अप्रूवल। फिर जी ग्रांट ऑफ सार, शेयर और बेनिफिट एज द केस में बी टू आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयज ड्यूरिंग एनी 1 ईयर। तो देखिए जिस भी हम कह सकते हैं कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय या कैडर ऑफ एम्प्लॉय को हम ये बेनिफिट देना चाहते हैं, वो एम्प्लॉय क्या हो गए, आइडेंटिफाइड एम्प्लॉय। ऐसा तो नहीं है ना हर एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया जाएगा। लेट्स हम इसोप लेके आ रहे हैं तो हम जी पीएन के लिए भी जरूरी तो नहीं है ना लेके आ रहे हैं, राइट? या फिर लेके भी आ रहे हैं तो एटलीस्ट हमें आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कि भैया जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये टॉप कैटेगरी होगी। फिर सेकंड कैटेगरी के अंदर हमारे पास वन लेवल डाउन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, मैनेजमेंट का हिस्सा, जैसे कंपनी सेक्रेटरीज वगैरह है। फिर उससे नीचे वाली कैटेगरीज में ये एम्प्लॉयज को कंसीडर किया जाएगा, उससे नीचे वाली कैटेगरीज में ये एम्प्लॉयज को कंसीडर किया जाएगा। तो जो टॉप मोस्ट कैटेगरी है लेट्स से उनको 100 शेयर्स का बेनिफिट दिया जाएगा। जो सेकंड लेवल वाली कैटेगरी है उनको 80 शेयर्स पर एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया जाएगा। जो थर्ड कैटेगरी है लेट्स से उनको 70 शेयर्स पर एम्प्लॉय का बेनिफिट दिया जाएगा, राइट? तो बेसिकली हमें एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि किस एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट दिया जाना है, राइट? लेकिन अगर किसी भी कहता है जी एम्प्लॉय को ड्यूरिंग एनी 1 ईयर आप ये बेनिफिट दे रहे हैं इक्वल टू और एक्सीडिंग 1% ऑफ द इशूड कैपिटल। जैसे कि हम कह रहे हैं जी डायरेक्टर्स को हम बेनिफिट दे रहे हैं और उस बेनिफिट के अंदर कितना बेनिफिट दे रहे हैं, दैट इज इक्वल टू और एक्सीडिंग 1% ऑफ द इशूड कैपिटल। ठीक? तो भैया उस चीज को स्पेसिफिकली हाईलाइट करो शेयर होल्डर्स के सामने कि इस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज को, इन आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिया जा रहा है और वो भी 1% या 1% से ज्यादा ऑफ द इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी बेनिफिट दिया जा रहा है। ताकि शेयर होल्डर्स सोचे तो बैठ के कि भैया इन एम्प्लॉयज ने ऐसा क्या तीर तोड़े हैं जिनको इतना हाई बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है स्कीम के अंदर। ठीक है? तो जी इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर ना हो। हम्म। हम्म। कैपिटल एक्सपेंड कर देती है। हम्म। हम्म।
हाँ हाँ, मैंने कल भी बताया था, तो फ्लोटिंग है ना। जैसे जैसे कंपनी की शेयर कैपिटल चेंज होगी वैसे वैसे परसेंटेज सेम है, लेकिन नंबर तो चेंज हो जाएगा ना। और यहाँ पर भी हम इन्होंने क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि कंपनी तो डायरेक्टली एक्वायर कर ही नहीं रही है ना, वो तो ट्रस्ट के थ्रू ही सेकेंडरी मार्केट से एक्वायर कर सकती है। ध्यान है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप सेकेंडरी मार्केट से एक्वायर कर रहे हैं तो उस केस में यू मस्ट क्रिएट द ट्रस्ट। ये सबसे पहला पॉइंट हमने यही पढ़ा था ना। If scheme involves secondary acquisition or gift or both, then it is mandatory for the company to implement such scheme through a trust, right? तो यहाँ पर इसीलिए इन्होंने ट्रस्ट वर्ड यूज कर रखा है। और दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको समझाया था कि मान के चलते हैं इररिवोकेबल ट्रस्ट है, ऊपर दिया भी हुआ है, और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें कंपनी मतलब ट्रस्ट के पास शेयर्स आते रहते हैं या कंपनी की तरफ से लोन अमाउंट आता रहता है, ट्रस्ट शेयर्स एक्वायर करती रहती है, उन शेयर्स के साथ डील करती रहती है, एम्प्लॉइज को बेनिफिट दिया जाता है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हो सकता है कि ट्रस्ट के पास जितनी फिलहाल शेयर कैपिटल है, दैट इज मोर देन 5% का जो कैप है, ऑलरेडी वो ब्रीच कर चुकी है ट्रस्ट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो ऑप्शन रखना पड़ेगा ना कि या तो ट्रस्ट उसे सेकेंडरी मार्केट के अंदर सेल करे या कंपनी अपनी कैपिटल एक्सपेंड करे, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। आ जाइए जी। फिर टर्म्स ऑफ वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ द स्कीम। तो एक चीज तो क्लियर है, आपने कंपनी लॉ में भी ये चीज पढ़ी होगी कि एक बार हम कोई भी स्कीम ले आते हैं या अगर हम शेयर सेल कर देते हैं या कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट सेल कर देते हैं, तो उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज तो की जा सकती है, बट दैट शैल नॉट बी प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। तो यहाँ पर स्टेक होल्डर कौन है? एम्प्लॉइज। तो you may vary by passing special resolution, you may vary terms of the scheme, but that shall not be prejudicial to the interest of the employee। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले स्कीम में आपने कहा जी इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को 1000 शेयर्स का बेनिफिट मिल सकता है, और बाद में टर्म्स वेरी, बेचारा 2 साल कंपनी के साथ जुड़ा रहा, दिन रात मेहनत करता रहा, काम करता रहा, और बाद में आपने कह दिया नहीं जी इस एम्प्लॉय को तो अब हम टर्म्स को वैरी कर रहे हैं और इस एम्प्लॉय को तो मैक्सिमम 800 शेयर्स का बेनिफिट मिल सकता है, उसके साथ ये तो गलत हो गया ना, राइट। तो कहता है वैरी कर सकते हो लेकिन इंक्रीज कर सकते हो, आप 1000 की जगह 1100 शेयर्स का बेनिफिट मिल जाए, ये काम तो कर सकते हो, बट दैट शैल नॉट बी प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। तो कंपनी शैल नॉट वैरी द टर्म्स ऑफ द स्कीम इन एनी मैनर which may be detrimental to the interest of the employees, provided that the company shall be entitled to vary the terms of the scheme to meet any regulatory requirement। ठीक, अगर कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए टर्म्स को वेरी करना पड़ा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज इन्होंने क्लियर कट मना किया कि यू कैन नॉट वेरी द टर्म इन सच ए वे दैट इट विल बी डेट्रीमेंटल या प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। आ जाइए जी। कहता है जी कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये तो ऊपर एक स्पेसिफिक आपको कंडीशन दे दी कि भैया आप कर तो सकते हो बट दैट शैल नॉट बी डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। तो नीचे कहा कैसे कर सकते हो? बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, वेरी द टर्म्स ऑफ द स्कीम ऑफर्ड पर्सुएंट टू एन अर्लियर रेजोल्यूशन। लेकिन कैसे? अगेन वही चीज कि भाई प्रोवाइडेड दैट सच वेरिएशन shall not be prejudicial to the interest of the employee। The provision of regulation shall apply to such variation of the terms as they apply to the original grant of option, SAR, share और other benefit। अच्छा देखो, हमने कहा जी पहले यहाँ पर ग्रांट होता है, फिर कहता है जी वेस्ट होता है, और उसके बाद क्या होता है? तो जी एक चीज देखिए, आप यहां तक वेरी कर सकते हो, समझ में आती है, जब सामने वाले में अभी तक वेस्ट नहीं हुआ, राइट। अगर आप यहां तक वेरी करते हो वो भी समझ में आता है, लेकिन एक बार सामने वाले ने एक्सरसाइज कर लिया फिर क्या वेरी कर सकते हो? फिर तो वेरी कर ही नहीं सकते ना, उसके बेनिफिट में या डिट्रीमेंटल में, वो तो बात ये लगा, एक बार सामने वाले ने एक्सरसाइज कर ली अपनी ऑप्शन, फिर थोड़ी ना वेरी कर सकते हो। द नोटिस फॉर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द वेरिएशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द स्कीम shall disclose full details of the variation, the rationale therefore,
and the details of the employees who are beneficiaries of such variation। ध्यान से देखिएगा हर वर्ड को, इन्होंने क्लियर कट कह दिया वेरिएशन करोगे तो दैट शैल बी इन द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज। तो भैया जो आप वेरिएशन कर रहे हो उसके बेनिफिशियरी कौन होंगे, इसका मतलब सिर्फ एम्प्लॉइज के बेनिफिट में वेरिएशन कर सकते हो, उनके डेट्रीमेंटल या उनके प्रीजुडिशियल इंटरेस्ट में वेरिएशन नहीं कर सकते। द कंपनी में रिप्राइज द ऑप्शन, रिप्राइज किया जा सकता है कैसे, पहले कहा था जी आपको 200 रुपए का शेयर मिलेगा, अब कह रहे हैं जी 150 रुपए का मिलेगा, तो एम्प्लॉय को तो बेनिफिट ही हो रहा है ना 50 रुपए का। तो रिप्राइज ऑप्शंस आर शेयर्स एज द केस में बी विच आर नॉट एक्सरसाइज्ड, क्योंकि एक बार सामने वाले ने अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया, भाई आपने उसे ऑप्शन ग्रांट की कि 1 साल टिके रहो या 2 साल टिके रहो हमारी कंपनी में, तो आप 1000 शेयर्स ले सकते हो, वो भी सिर्फ 200 रुपए में। वो 2 साल टिका रहा तो ऑप्शन वेस्ट हो गई उसके अंदर। उसके बाद आपने कहा जी जब आपके पास ऑप्शन आप में वेस्ट हो जाए तो उसके विद इन 1 ईयर यू मस्ट एक्सरसाइज द ऑप्शन। और उसके बाद आपने आफ्टर 6 मंथ्स एक्सरसाइज भी कर ली, एक बार एक्सरसाइज कर ली उसके बाद थोड़ी ना वेरी कर सकते हो। वेदर और नॉट दे हैव बीन वेस्टेड इफ द स्कीम वर रेंडर्ड अनअट्रैक्टिव ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ द शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। कहता है एक बार आपने अप्लाई कर दिया कि जी ठीक है मुझे मेरे 1000 शेयर्स दीजिए, कितने रुपए के 1000 शेयर्स दीजिए, कितने रुपए के 200 रुपए कंपनी ने कमिट किया था, ठीक। अब आपने ये अप्लाई कर दिया मतलब यू हैव एक्सरसाइज्ड योर राइट। बाद में कुछ ऐसा हुआ कि अभी तक आपने अप्लाई किया था लेकिन कंपनी ने आपको अलॉट नहीं किए थे शेयर्स, कुछ ऐसा हुआ कि शेयर्स के रेट लेट से कंटिन्यूस गिरते चले गए और 1 महीने के अंदर जब तक कंपनी ने आपको अलॉट भी नहीं किए थे, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, शेयर का रेट रह गया 180। अब क्या कंपनी वेरी कर सकती है? द आंसर इज नो। कहता है whether or not have been vested if the scheme were rendered unattractive। बाद में जाके चाहे स्कीम अनअट्रैक्टिव भी लगे लेकिन एक बार आपने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, आपने अपना जो राइट वेस्ट हुआ वो एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद कोई वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, तो ये चीज आई थिंक क्लियर है आपको कि भैया एक सिंपल सी लाइन याद रखनी है। क्या लाइन याद रखनी है कि वेरिएशन पॉसिबल है? द आंसर इज यस। कैसे पॉसिबल है? बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। किस चीज का ध्यान रखना है? दैट वेरिएशन शैल नॉट बी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। खत्म बात, ठीक। और तीसरी चीज क्या याद रखनी है कि आफ्टर वंस जो ऑप्शन है सार है शेयर है वंस दे आर एक्सरसाइज्ड देयर आफ्टर वेरिएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। रिप्राइज कर सकती है कंपनी, डेफिनेटली कर सकती है, राइट, बट दैट शैल नॉट बी डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द कंपनी थ्रू ट्रस्ट, जितना भी एक्सेस मनी है ट्रस्ट के पास, अगर कुछ एक्सेस मनी है या कुछ शेयर्स रह रहे हैं ट्रस्ट के पास, जब हम स्कीम वाइंड अप ही कर रहे हैं तो या तो पैसा या शेयर्स जो कुछ भी है उसके ऊपर दो ही लोगों का राइट है। या तो कंपनी का जिसने लोन दिया था ट्रस्ट को, अगर कंपनी का लोन बकाया है तो उसका लोन रिपे कीजिए, अगर उसका लोन बकाया नहीं है तो वो पैसा या वो शेयर्स किसके हैं? फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज, तो वो एम्प्लॉइज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, राइट। remaining with the trust after meeting all the obligations if any shall be utilized for the repayment of the loan। अगर लोन पेंडिंग है, क्योंकि ट्रस्ट जो भी काम करेगी कंपनी से लोन लेके करेगी, अगर लोन पेंडिंग है तो लोन रिपे कीजिए, अगर लोन पेंडिंग नहीं है तो एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और किसी का तो कोई हक नहीं है उस एक्सेस मनी पर या फिर उस रिमेनिंग शेयर्स पर, राइट। तो किस वे में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अमंग द एम्प्लॉइज, दैट विल बी रिकमेंडेड बाय द कंपनसेशन कमेटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी बड़ी सिंपल सी चीज है, जो आपको राइट मिल रहा है, जो आपको ऑप्शन मिल रही है, वो आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो आप प्लेज नहीं कर सकते, वो आप हाइपोथिकेट नहीं कर सकते, उसके बेसिस पर आप लोन नहीं ले सकते, राइट। तो ऑप्शंस आर और एनी अदर बेनिफिट ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय अंडर द रेगुलेशन शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल टू एनी अदर पर्सन। आप ये नहीं कह सकते भाई मेरी कंपनी ने मुझे ऑप्शन दिया है
कि अगर मैं कंपनी के साथ 2 साल टिका रहूंगा तो मुझे जो 1000 रुपए की मार्केट वैल्यू वाला शेयर है वो 200 में मिलेगा। तो मुझे तो जो बेनिफिट होगा 2 साल बाद होगा, लेकिन मुझे पैसे की आज ही जरूरत है। तो मैं अपना ये ऑप्शन तुझे ट्रांसफर कर रहा हूं और तू मुझे सिर्फ 300 रुपए पर शेयर के अकॉर्डिंग दे दे। 1000 शेयर्स तो 3 लाख रुपए दे दे। और मैं ये ऑप्शन अपना तुझे ट्रांसफर कर रहा हूं। तो तेरी जेब से कितने जाएंगे? 300 प्लस 200, 500 रुपए जाएंगे। और तुझे शेयर कितने रुपए वाला मिलेगा 2 साल बाद? फिलहाल 1000 रुपए कीमत है, हो सकता है 2 साल बाद तो इसकी कीमत 1500 रुपए पाए। तो तू यहां से कमा सकता है, बट मुझे पैसे की जरूरत है तो मुझे अभी पैसा दे दे। इस तरह कोई सिनेरियो आप नहीं कर सकते हो। आप अपने राइट को, क्योंकि राइट है, ऑप्शन है, जो डिपेंड करता है फ्यूचर कंटीजेंसी के ऊपर, क्या पता पूरा कर पाओ या ना कर पाओ, क्या पता कंपनी में टिक पाओ या ना टिक पाओ, तो नॉट ट्रांसफरेबल, राइट? No person other than the employee to whom the options are or other benefit is granted shall be entitled to the benefit arising of such options are or benefit. हाँ जी, provided that in case ESOP या SAR under cashless exercise। जहां पर कैशलेस एक्सरसाइज का मतलब मैंने आपको बताया था ना, जहां कंपनी ने आपसे कहा कि ठीक है जी, इस सोर्स के अंदर हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप 200 रुपए में शेयर ले सकते हो, 1000 रुपए वाला, और आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हो आपको 1000 शेयर का बेनिफिट मिल सकता है, राइट? तो बेसिकली यहाँ पर ये 200 रुपए भी आपको अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी कौन देगा? ट्रस्ट देगा आपके बिहाफ पर। तो आपको तो ये जो शेयर्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? कैशलेस मिलेंगे, राइट? तो कंपनी में इटसेल्फ फंड और परमिट द एम्पैनल्ड स्टॉक ब्रोकर टू फंड द पेमेंट ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। तो कंपनी चाहे तो खुद अपने आप से फंड कर सकती है इस पैसे को, या चाहे तो जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनसे फंड करवा सकती है, विच शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द सेल प्रोसीड्स ऑफ द सेम एंड ऑल द शेयर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द, ठीक है? तो अगर ट्रस्ट के पास शेयर्स पड़े हैं तो वो बेचकर जो पैसा आएगा, तो फॉर द टाइम बीइंग ये पैसा कौन शो करेगा अपनी जेब से? लेट्स से कंपनी शो करेगी या स्टॉक ब्रोकर शो करेंगे। और फिर जब ये शेयर्स को सेल किया जाएगा तो जो पैसा आएगा, मतलब ट्रस्ट के पास जो ऑलरेडी शेयर्स पड़े थे, कल जैसे मैंने समझाया था कि भैया ये तभी पॉसिबल है जब कंपनी की ट्रस्ट पुरानी है, बहुत लंबे समय से ट्रस्ट क्रिएट की हुई है कंपनी ने, और रेगुलर बेसिस के ऊपर ट्रांजैक्शंस हो रही है एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए, और ट्रस्ट के पास कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं या कुछ इनकम पड़ी हुई है, और ये जो पैसा आपकी जेब से आना था वो उन शेयर्स को सेल करके कंपनी को पे किया जाएगा, या उस इनकम में से कंपनी को पे किया जाएगा, मतलब आपकी जेब से नहीं जाएगा, आपके लिए क्या हो जाएगा? कैशलेस हो जाएगा आपके लिए, राइट? तो कहने का मतलब इनका ये है कि भाई ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग कंपनी की जेब से दिया जाएगा या स्टॉक ब्रोकर्स की जेब से ये पैसा दिया जाएगा, और बाद में जो ट्रस्ट के पास शेयर्स पड़े थे वो सेल करके एडजस्ट कर दिया जाएगा सेल प्रोसीड में से, ठीक? आप इस चीज को बेशक चाहे तो इग्नोर कर सकते हो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना डीप में एग्जाम्स में ना तो याद रहने वाला और ना आपसे कोई पूछने वाला। बस आपको ये सिंपल सी चीज याद रखनी है कि भाई अगर आपको ऑप्शन मिली है तो उसका बेनिफिट आपके अलावा किसी और को नहीं मिलेगा, कम से कम आपके जीते जी तो किसी और को नहीं मिलेगा, राइट? फर्दर आप अपने इस बेनिफिट को किसी भी तरह से प्लेज नहीं कर सकते, हाइपोथिकेट नहीं कर सकते, मॉर्टगेज नहीं कर सकते, किसी भी वे में इसे अपने से दूर नहीं कर सकते, अलाइन नहीं कर सकते, ठीक? हाँ, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉई, जैसे ही एम्प्लॉय की डेथ होती है, हम आगे पढ़ेंगे, वेस्टिंग पीरियड दे रखा है, जैसे रिसोर्स के केस में दे रखा है कम से कम 1 साल का वेस्टिंग पीरियड होना चाहिए, ठीक? लेकिन जैसे ही एम्प्लॉय की डेथ होती है, डेथ होते ही जितने भी मतलब उसके पास ये राइट्स है वो उसमें वेस्ट हो जाते हैं, और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए, लीगल हेयर्स कह लीजिए, उनमें वेस्ट हो जाते हैं, राइट? या नॉमिनी कह लीजिए, उनमें वेस्ट हो जाते हैं, और फिर उनको ये जो बेनिफिट्स है दिए जाते हैं। तो वो तो ये हो गया ना कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, या इन केस ऑफ परमानेंट इनकैपेसिटी के केस में भी कहता है जिस दिन एम्प्लॉय परमानेंट इनकैपेबल होगा सेम डे ही सारे राइट्स उसमें वेस्ट हो जाएंगे।
फिर जो लॉक इन पीरियड है ना, 1 साल कम से कम वेस्टिंग पीरियड होना चाहिए, फिर वो मैटर नहीं करता। ठीक है। इन केस ऑफ रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉई, अगर टाइम से पहले कहा था 1 साल जुड़े रहो, तो आप में ये सारे ऑप्शंस, राइट्स, बेनिफिट्स जो भी है वेस्ट होंगे। लेकिन आपने पहले ही आप रिटायर हो गए या रिजाइन कर दिया या टर्मिनेट हो गए, तो भैया सारे क्या हो जाएंगे, खत्म, क्योंकि 1 साल की कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पर भी कहा गया कि भैया देखिए, जो हमारी कंपनसेशन कमेटी है वो ऐसे टर्म्स या कंडीशंस बना सकते हैं कि अगर बंदा इस वजह से टर्मिनेट हुआ है तो उसके जो ऑप्शंस है, जो राइट्स हैं, उसे मिलेंगे। अगर बंदे ने इस वजह से रिजाइन किया है तो उसके ऑप्शंस या राइट्स मिलेंगे, इवन उसने रिजाइन कर दिया तब भी। तो कहते हैं वो दैट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर्मुलेटेड बाय द कंपनसेशन कमेटी। इसका मतलब कंपनी के हाथ में इन्होंने दे दिया है कि भैया आप डिसाइड खुद कर लीजिएगा कि एक्चुअल में अगर वेस्टिंग पीरियड से पहले बंदा रिजाइन कर दे या फिर उसकी जॉब टर्मिनेट हो जाए, तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप ये बेनिफिट उसके रिटेन कर सकते हो। ठीक है। In the event that an employee who has been granted benefit under the scheme is transferred or deputed to an associate company prior to the vesting or exercise, तो जी आप ABC लिमिटेड के अंदर एम्प्लॉय हो, जहां पर आपको एक स्कीम में राइट ग्रांट किया गया है, लेकिन वेस्ट होने से पहले ही आप ट्रांसफर हो जाते हो किसी कंपनी की एसोसिएट कंपनी में, लेट्स से CDZ लिमिटेड के अंदर, जो कि ABC लिमिटेड की एसोसिएट है, राइट। तो यहाँ पर आपने 6 मंथ्स काम किया, उसके बाद बाकी टाइम यहाँ पर काम किया, कहता है जी ये सारा टाइम कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप इसी कंपनी की एसोसिएट कंपनी में क्या हो, ट्रांसफर हुए हो या आपको डिप्यूट किया गया है। इसका मतलब ये कंपनी छोड़ के कंपनी ज्वाइन नहीं करी है, बल्कि इसी कंपनी की मैनेजमेंट ने आपको दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया है। तो आपके सारे राइट्स रिटेन रहेंगे, और इवन जो इस कंपनी में आपने टाइम दिया है वो टाइम भी कंसीडर किया जाएगा, प्लस इस कंपनी का टाइम भी कंसीडर किया जाएगा वेस्टिंग पीरियड या एक्सरसाइज पीरियड को काउंट करते हुए। क्लियर है जी? इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर ना हो? चलें आगे। हाँ जी, लिस्टिंग। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो रेगुलेशंस है ये लिस्टेड कंपनी पर ही एप्लीकेबल है, और लिस्टेड कंपनी के शेयर्स तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे ही होंगे। तो जो इस टाइप के शेयर्स दिए जा रहे हैं अंडर द स्कीम, एनी न्यू इशू ऑफ शेयर्स मेड अंडर द स्कीम, तो उनको भी इमीडिएटली आपको लिस्ट करवाना होता है, राइट। बट एक्चुअल में प्रोसीजर क्या होता है, जब भी आप ऐसी कोई स्कीम लेके आते हो और स्कीम के अंदर आप कह रहे हो जी हम 1 लाख शेयर्स एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए इस स्कीम के अंदर ट्रस्ट को दे रहे हैं, राइट। तो अभी तो आपने क्या किया है, सिर्फ एक ग्रांट दिया है, बाद में 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद जाकर वो वेस्ट होगा, उसके बाद एक्सरसाइज होगा, उसके बाद शेयर्स एग्जिस्टेंस में आएंगे। लेकिन यहीं पर आप स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट कर देते हैं और स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल, इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब अप्रूवल इन एडवांस, कि जी जब भी ये शेयर्स एग्जिस्टेंस में आएंगे इमीडिएटली स्टॉक एक्सचेंज इन शेयर्स को लिस्ट करेगा। ठीक है। द स्कीम इज इन कंप्लायंस विद दीज रेगुलेशंस, a statement as specified by the SEBI is filed and the company has obtained in principle approval from the stock exchange in advance, यहाँ पर इसी टाइम पर, as and when an exercise is made the company notifies the concerned stock exchange as per the statement as may be specified by the SEBI। ठीक है जी, प्रोसीजर क्लियर है। तो जैसे ही हम यहाँ पर ग्रांट करते हैं कोई भी राइट, हम स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट कर देते हैं, और एप्लीकेशन जो स्टॉक एक्सचेंज को देनी है, जो स्टेटमेंट स्टॉक एक्सचेंज को देनी है, उसका फॉर्मेट सेबी ने स्पेसिफाई किया हुआ है। और जब एक्सरसाइज किए जाएंगे राइट्स और शेयर्स एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में आएंगे, तब भी हम नोटिफाई कर देते हैं स्टॉक एक्सचेंज को। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेने का ये फायदा होता है कि बाद में जाकर कोई किसी तरह का मतलब कलेश नहीं है कि हाँ जी ये वाले शेयर्स लिस्ट होंगे या नहीं होंगे। पहले से ही हमने अप्रूवल ले ली कि जब भी ये शेयर्स एक्सरसाइज किए जाएंगे, मतलब राइट्स एक्सरसाइज किए जाएंगे, ऑप्शंस एक्सरसाइज किए जाएंगे,
उस वक्त शेयर्स एग्जिस्टेंस में आएंगे और आपको ये लिस्ट करने ही करने पड़ेंगे। हाँ जी, स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय अनलिस्टेड कंपनीज। अब यहाँ पर क्या होता है, आपकी कंपनी यहाँ पर क्या है, अनलिस्टेड, ठीक है, और यहाँ पर कंपनी स्कीम लेके आई है एज पर कंपनी लॉ, ठीक। अब जी ठीक है, स्कीम लाने के बाद अब यहाँ पर कंपनी क्या होने जा रही है, लिस्टेड। अब जब कंपनी लिस्टेड होने जा रही है तो भैया स्कीम तो इन एग्जिस्टेंस है, सेम स्कीम यहाँ पर इन एग्जिस्टेंस है। जब ये स्कीम लाई गई थी तो जो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया गया था, द आंसर इज यस। लेकिन अब जब कंपनी लिस्टेड होने जा रही है तो यहाँ पर अनलिस्टेड कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स होंगे, 100, 150, मैक्सिमम 200 मान लीजिए, राइट। लेकिन जब हम कंपनी को लिस्ट करवा रहे हैं तो लिस्ट तो तभी होगी जब पब्लिक इश्यू लेके आएंगे, राइट। तो कंपनी के कितने शेयर होल्डर होंगे, लैक्स में। अब इन शेयर होल्डर्स को हो सकता है इस स्कीम से आपत्ति हो, बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। अब इस स्कीम के अंदर एम्प्लॉइज को जो बेनिफिट दे रहे हो तो हो सकता है ये कहे जी हमसे तो कंसेंट ली ही नहीं गई थी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है द शेयर्स अराइजिंग आफ्टर द इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी out of the options or SAR granted under any scheme prior to its IPO, जब कंपनी अनलिस्टेड थी, to the employees shall be listed immediately, पहली चीज तो, upon exercise in all recognized stock exchanges where the shares of the company are listed subject to, ठीक है, ठीक। आ जाओ जी कंप्लायंस एंड कंडीशंस, या ध्यान से देखिएगा रेगुलेशन 12। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो, no company shall make fresh grant, no company shall make fresh grant which involves allotment or transfer of shares to its employees under any scheme, जो कि कब फॉर्मुलेट हो चुकी थी, जब कंपनी अनलिस्टेड थी, formulated prior to its IPO and prior to the listing of its equity share। तो कुल मिला के जब कंपनी अनलिस्टेड थी उस वक्त कंपनी स्कीम लेके आई थी, उस स्कीम के अंदर कोई भी फ्रेश ग्रांट मत दीजिएगा, उस स्कीम के अंदर कोई भी फ्रेश ग्रांट मत, इस स्कीम के अंदर लिस्ट होने के बाद कोई भी फ्रेश ग्रांट मत दीजिएगा जब तक ये जो नए शेयर होल्डर्स बने हैं इनकी भी कंसेंट ना हो, मतलब दोबारा से इनकी अप्रूवल लीजिए। अनलेस such pre-IPO scheme is in conformity with these regulations and such pre-IPO scheme is ratified, उनकी भी कंसेंट लीजिए by its shareholders subsequent to the IPO। क्लियर है ये पॉइंट? Ratification may be done any time prior to grant of new option, ठीक। ऐसा नहीं है कि कंपनी लिस्ट होगी और लिस्ट होती है रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन का मतलब उनकी अप्रूवल, ऐसा नहीं है कि लिस्ट होती चाहिए। जब भी आप न्यू ग्रांट देने की सोच रहे हो ओल्ड स्कीम में तो आपको उस स्कीम को रेटिफाई करवाना पड़ेगा, मतलब आपको जो न्यू शेयर होल्डर्स हैं उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक। No change shall be made in the terms of the options, shares, yes are issued under such pre-IPO scheme, whether by repricing, change in vesting period or maturity or otherwise, unless prior approval of the shareholders is taken for such change, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो नए शेयर होल्डर्स है हर चीज में उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, पुराने स्कीम में चाहे आप न्यू ग्रांट देना चाहते हो या फिर पुराने स्कीम में आप किसी तरह की कोई चेंजेस करना चाहते हो। फॉर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स इशूड परसुएंट टू इसोस, ये सब द कंपनी शैल ऑब्टेन इन प्रिंसिपल, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। और यहाँ पर ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है आपको समझाने का।
हाँ जी, सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर in case of every company that has passed resolution for the scheme under these regulations. तो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर shall at every annual general meeting place before the shareholder a certificate from the auditor. क्या सर्टिफिकेट? कि भैया जो भी हमने स्कीम लॉन्च करी है that is in compliance with these regulations and in accordance with the resolution of the company in the general meeting. Disclosures in addition to the information that a company is required to disclose in relation to the employees benefit, ठीक है, board of directors of the company shall disclose the details as specified by the SEBI. Accounting policy के अंदर कहता है जी any company implementing any of the share based scheme shall follow the requirements of guidance note on accounting for employee share based payment, right? अगर ये चीज नहीं है अभी एप्लीकेबल आपकी कंपनी पे, तो जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने हैं इस बिहाफ में एज में बी स्पेसिफाइड बाय ICAI फ्रॉम टाइम टू टाइम, वेयर these guidance notes or accounting standards do not prescribe accounting treatment or disclose requirements for any of the scheme covered under these regulations, then the company shall comply with the relevant accounting standard as may be prescribed by the ICAI. मतलब मान के चलो हम लोग SAR लेके आ रहे हैं, लेकिन SAR से रिलेटेड ना तो अभी तक कोई गाइडेंस नोट है इशूड बाय ICAI, ना ही कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इशूड बाय ICAI, तो ठीक है भाई, जो भी आपकी फिलहाल करंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनको कंप्लाई कीजिए, ठीक। कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नोट नहीं है, कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो जो फिलहाल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको कंप्लाई कीजिए। आ जाइए जी, अब एक एक स्कीम के बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें बताई जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक स्कीम्स। हाँ जी, रेगुलेशन 16, सबसे पहले हम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई करके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग स्कीम के बारे में थोड़ा थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन बताई जा रही है। सबसे पहली चीज, ये लाइन सारी जगह सेम पाएगी आपको कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दीज रेगुलेशंस द ISOs, क्योंकि सबसे पहले हम एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम के बारे में पढ़ रहे हैं। ISOs shall contain details of the manner in which scheme will be implemented and operated, ठीक है। तो ये तो सारी जगह पाई जाएगी कि भाई कोई भी स्कीम लेके आ रहे हो तो उसमें ये तो बताया जाएगा ना कि भाई स्कीम कैसे इंप्लीमेंट की जाएगी, कैसे ऑपरेट की जाएगी, राइट। No ESOs shall be offered unless the disclosures as specified by the board in this regard are made by the company to the prospective option grantees. तो कुल मिला के कोई भी स्कीम जब आप ऑफर कर रहे हैं तो ऑप्शन गारंटी का मतलब एम्प्लॉइज जिन जो बेनिफिशियरी स्कीम के, तो भैया उनके सामने कम से कम सारी चीज डिटेल्ड में आप डिस्क्लोज करोगे कि जो ऑप्शन गारंटी है उनको क्या क्या कंडीशंस कंप्लाई करनी है, कितना टाइम कंपनी के साथ जुड़ा रहना है, वेदर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस है या नहीं है, वेदर बेस्ड ऑन द टर्नओवर है या नहीं है, तो सारी आपको डिटेल में डिस्क्लोजर्स देनी है। प्राइस कहता है जी कंपनी इज फ्री, द कंपनी गारंटिंग ऑप्शन to its employee pursuant to ISOs will have the freedom to determine the price, exercise price, तो कंपनी इज फ्री, राइट। आ जाओ जी, वेस्टिंग पीरियड ISOs के केस में कितना याद रखना है, मिनिमम कितना है जी, 1 ईयर, ठीक। मिनिमम बता रखा है, मैक्सिमम नहीं बता रखा है। इसका मतलब कंपनी चाहे तो कह सकती है कम से कम 4 साल जुड़े रहो, कम से कम 5 साल जुड़े रहो, पर कम से कम 1 साल का वेस्टिंग पीरियड तो रखना ही रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ग्रांट की गई, उसके कम से कम 1 साल बाद ही वेस्ट हो सकती है, राइट। ये तो मिनिमम जो लॉ ने कहा है, कंपनी की मर्जी है, इस पीरियड को 2 साल भी रखा जा सकता है, 2.5 साल भी रखा जा सकता है, 3 साल भी रखा जा सकता है। Provided that in case where the options are granted by the company under an ESOS in lieu of options held by the person under an ESOS in any other company. तो जी जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया था कि आप कहाँ पर हो, ABC लिमिटेड के अंदर हो, आपको ऑलरेडी 6 मंथ्स हो चुके हैं, यहाँ पर आपको ESOS ग्रांट किया गया था, बाद में आपको शिफ्ट कर दिया गया CDZ लिमिटेड में, और क्योंकि यहाँ पर आपको ESOS ग्रांट किया गया था तो उसका बेनिफिट यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, तो जी ये 6 मंथ्स भी काउंट किए जाएंगे, चाहे अब आप इस कंपनी में चले गए हो और इस कंपनी का बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन
क्योंकि यहां से आपको ट्रांसफर किया गया, डिप्यूट किया गया, खुद कंपनी ने, कंपनी की मैनेजमेंट ने शिफ्ट किया, राइट। और भी बहुत केसेस होते हैं, मर्जर का होता है, अमलगमेशन का होता है। तो उस केस के अंदर कहता है जी जो टाइम पीरियड आप ऑलरेडी प्रीवियस कंपनी के अंदर जो आपका खत्म हो चुका है उसे कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है यहां से दोबारा 1 साल चालू होगा। तो प्रोवाइडेड दैट इन केस वेयर ऑप्शंस आर ग्रांटेड बाय द कंपनी अंडर ESOS, कंपनी ABC लिमिटेड, अंडर ESOS नहीं, ये जो ABC लिमिटेड नहीं है, ये है दूसरी वाली कंपनी CDZ लिमिटेड। Under an ESOS in lieu of option held by the person under an ESOS in another company, ये another company कौन सी है? ABC Limited, which has merged or amalgamated with that company. The period during which the option granted by the transfer company were held by him shall be adjusted. तो उस पीरियड को कंसीडर किया जाएगा against the minimum vesting period required under these sub regulation, this sub regulation. ठीक है। The company may specify the lock-in period for such shares issued pursuant to exercise of option. तो जी यहाँ पर कंपनी को ऑप्शन दे दी गई कि आप चाहो तो लॉक इन पीरियड भी स्पेसिफाई कर सकते हो। लॉक इन पीरियड का मतलब क्या हो गया कि भैया यहाँ पर आपको ऑप्शन ग्रांट की गई, कंपनी ने कहा जी 2 साल का हमारा वेस्टिंग पीरियड है, उसके बाद कंपनी ने कहा जी 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और जब आप शेयर्स एक्सरसाइज करोगे तो उसका लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड कंपनी चाहे तो मेंशन कर सकती है कि जी शेयर्स जब आपको मिल जाएंगे उसके 3 साल तक आप इन शेयर्स को सेल नहीं कर सकते। 3 साल के लिए क्या रहेंगे, ये लॉक इन रहेंगे, या 4 साल के लिए लॉक इन रहेंगे, या 1 साल के लिए लॉक इन रहेंगे। तो ये ऑप्शन दे दी गई कंपनी को कि आप चाहो तो लॉक इन पीरियड स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मैंडेशन नहीं है लॉक इन पीरियड, लेकिन ऑप्शन है कंपनी के पास। हाँ जी, राइट ऑफ द ऑप्शन होल्डर, एम्प्लॉई शैल नॉट हैव राइट टू रिसीव एनी डिविडेंड or to vote or in any other manner enjoy the benefit of the shares जब तक shares actually में उसको receive नहीं हो जाएंगे, till shares are issued upon exercise of option. Consequence of failure to exercise option, the amount payable by the employee if any at the time of the option may be forfeited by the company if the option is not exercised by the company within the exercise period. तो क्या होता है कि कभी कभी मैंडेटरी नहीं है, कभी कभी कुछ कंपनीज क्या करती है जी, हम आपको यहाँ पर ऑप्शन ग्रांट कर रहे हैं कि आप 1000 जो आज की डेट में मार्केट वैल्यू वाला शेयर है, 1000 रुपए की जिसकी मार्केट वैल्यू है, हम वो आपको 200 रुपए में दे रहे हैं। आप कितने शेयर एक्सरसाइज कर सकते हो? 1000 शेयर्स। कितने टाइम बाद? वेस्टिंग पीरियड बताया जी, लेट्स से 2 इयर्स का, ठीक है। और एम्प्लॉय को अपने साथ बांधने के लिए क्या करेंगे, यार ये 200 रुपए में से 100 रुपए हमें अभी दे दो एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आप बस 100 रुपए और दे देना, 200 रुपए हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ एडवांस ले लिया गया है एम्प्लॉय से और एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज के टाइम पर एक्सरसाइज नहीं किया अपना ऑप्शन और वो एक्सपायर हो गया वो टाइम, तो कंपनी चाहे तो इस अमाउंट को फॉरफिट कर सकती है। तो मे बी फॉरफिटेड चाहे तो कर सकती है इफ द ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज्ड बाय द एम्प्लॉय विद इन। तो ये भी ऑप्शनल है कि कंपनी चाहे तो एडवांस ले ना ले, और ये भी ऑप्शनल है कंपनी चाहे तो एडवांस लेने के बाद फॉरफिट करे या ना करे। or may be refunded to the employee if the options are not vested due to non-fulfillment of the condition relating to vesting of the option as per the ESOS. हो सकता है कि भैया यहाँ एडवांस ले लिया कंपनी ने 100 रुपए और कहा जी 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है, एम्प्लॉई 1 साल में ही छोड़ के भाग गया, तो ये भी कंपनी के ऊपर है, मे भी लिखा हुआ है ना, मे भी कंपनी के ऊपर है, वो चाहे तो एम्प्लॉई को रिफंड कर दे पैसे, चाहे तो फॉरफिट कर ले। ठीक है जी, पहले यहां तक देखो, कोई डाउट हो तो। इस सोर्स में कोई डाउट हो तो
मेन इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की क्या है, वेस्टिंग पीरियड कम से कम कितने साल का है, कम से कम 1 साल का है। ठीक है। दूसरी चीज क्या लॉक इन पीरियड है, कहता है लॉ ने स्पेसिफाई नहीं कर रखा बट कंपनी को ऑप्शन दे रखी है, आप चाहो तो लॉक इन पीरियड लगा सकते हो। उसके अलावा फॉर फीचर ऑफ एनी एडवांस, तो कहता है जी डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, कंपनी चाहे तो फॉरफिट करे, कंपनी चाहे तो रिफंड कर दे। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, तो ये वाला तो रेगुलेशन सेम है कि आपको सारी डिटेल्स वगैरह सब बतानी पड़ेगी, राइट। फिर जी प्राइस एंड लॉक इन, तो यहाँ पर भी इन्होंने कह रखा है कि जो प्राइस है कंपनी खुद डिटरमाइन कर सकती है, कंपनी फ्री है प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, सब्जेक्ट टू द अकाउंटिंग पॉलिसी। लॉक इन यहाँ पर भी 1 ईयर का है, फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब यहाँ पर तो लॉक इन ही बताया जाएगा ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, जहां पर एम्प्लॉय को डायरेक्टली शेयर्स दिए जाएंगे, कोई ऑप्शन तो होती नहीं एम्प्लॉय के पास यहाँ पर। यहाँ वो वाला काम तो नहीं है कि यहाँ ग्रांट की जाएगी फिर वेस्ट होगा फिर एक्सरसाइज किया जाएगा, यहाँ पर तो डायरेक्टली एम्प्लॉयज को शेयर्स दिए जा रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको लास्ट क्लास में समझाया था, ये एक स्टैंड अलोन स्कीम भी हो सकती है या इट मे बी द पार्ट ऑफ द पब्लिक इशू। अगर स्टैंड अलोन स्कीम है, सिर्फ एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए ही एम्प्लॉयज को मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पर शेयर्स दिए जा रहे हैं, तो कहा गया कि भैया लॉक इन कम से कम कितने टाइम का होगा, कम से कम 1 साल का लॉक इन पीरियड, मतलब एम्प्लॉयज को जब शेयर्स मिलेंगे उसके 1 साल तक एम्प्लॉयज उन शेयर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है। और ये मिनिमम है, कंपनी चाहे तो इससे ज्यादा का लॉक इन पीरियड लगा सकती है। अच्छा, अगर ये स्टैंड अलोन स्कीम नहीं है बल्कि कंपनी पब्लिक इशू लेके आई है और उसी पब्लिक इशू के अंदर कंपनी एम्प्लॉयज के लिए भी स्कीम लेके आई है और एम्प्लॉयज को भी उसी रेट में दिया जा रहा है जिस रेट में पब्लिक को दिया जा रहा है, तो भैया फिर वहां कोई लॉक इन पीरियड का कंसेप्ट नहीं आता, क्योंकि एम्प्लॉयज को कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है सिवाय इसके कि उनकी परसेंटेज फिक्स कर दी कि 2% शेयर्स एम्प्लॉयज को मिलेंगे ही मिलेंगे, सिवाय इसके और कोई भी एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं हो रहा है, राइट। तो अगर पार्ट ऑफ द पब्लिक इशू है और जिस रेट पर पब्लिक को दिया जा रहा है उसी रेट पर एम्प्लॉयज को भी दिया जा रहा है तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। लेकिन अगर स्टैंड अलोन स्कीम है और एम्प्लॉयज को मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पर शेयर्स दिए जा रहे हैं तो मिनिमम 1 ईयर का लॉक इन स्पेसिफाई किया हुआ है, कंपनी चाहे तो 1 ईयर से ज्यादा का लॉक इन पीरियड लेकर चल सकती है। ये जो प्रोविजन है ये वही बात कह रहा है कि आप पहले किसी और कंपनी में थे, वो कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो गई है या अमलगमेट हो गई है, तो जो पहली कंपनी का टाइम पीरियड है वो कंसीडर किया जाएगा व्हाइल काउंटिंग दिस लॉक इन पीरियड। ठीक है जी। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, इसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात कहेगी कि जी कंपनी फ्री है, कंपनी जैसे चाहे वैसे ये स्कीम लेके आ सकती है। मैंने आपको बताया था इस स्कीम के अंदर कंपनी चाहे तो कैश बेस्ड स्कीम हो सकती है या इक्विटी सेटल्ड बेस्ड स्कीम हो सकती है, मतलब एम्प्लॉय चाहे तो कैश में एप्रिसिएशन बेनिफिट डिमांड कर सकता है, चाहे तो इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में एप्रिसिएशन बेनिफिट डिमांड कर सकता है। तो कहता है जी कंपनी इज फ्री टू इम्प्लीमेंट कैश सेटल्ड और इक्विटी सेटल्ड एसएआर स्कीम। ठीक है। अगर मान के चलिए इक्विटी सेटल्ड एसएआर स्कीम है और आपका जो बेनिफिट बन रहा है लेट से वो बन रहा है 425 रुपये और जो शेयर की वैल्यू है वो है 100 रुपये, तो आपको 4 शेयर दे देंगे इनटू में 100 रुपये, तो 400 रुपये तो आपको ऐसे दे दिए और बाकी जो 25 रुपये वो आपको कैश में दे देंगे, जो फ्रैक्शन है वो आपको कैश में दे दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर सार के केस में भी इन्होंने कम से कम 1 साल का वेस्टिंग पीरियड कहा, मिनिमम 1 ईयर। ठीक है जी। अच्छा, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम,
इसके अंदर भी वही चीज बताई गई है कि भाई आप जब स्कीम लेके आ रहे हो तो सारी डिटेल्स देनी है। यहाँ पर बस आपको एक सिंपल सी चीज बताई गई कि द शेयर ऑफ द कंपनी और द शेयर ऑफ इट्स लिस्टेड होल्डिंग कंपनी शैल एक्सीड, कहता है शैल नॉट एक्सीड 10% of the book value or market value or fair value of the total assets of the scheme, whichever is lower, as appearing in its latest balance sheet for the purpose of। ठीक है जी। तो जो कंपनी के शेयर्स है या कंपनी की जो होल्डिंग लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के शेयर्स है, that shall not exceed 10% of the book value or market value or fair value of the total assets of the scheme at any point of time। ठीक, लो जी आपका चैप्टर खत्म है। यहाँ पर भी वही 10% की लिमिट बता रखी है। बाकी एक ये नया प्रोविजन डाल दिया गया है ज्यादातर सारे रेगुलेशंस के अंदर, और इस प्रोविजन के अंदर सिर्फ इतना बता रखा है कि भैया किसी स्पेसिफिक केस में अगर सेबी चाहे तो एग्जम्पशन दे सकती है कि कोई पर्टिकुलर रेगुलेशन कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा रेगुलेशन ही उस स्पेसिफिक केस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और मेनली ये जो एग्जम्पशन है मैक्सिमम कितने टाइम के लिए दी जा सकती है, 12 मंथ्स के लिए दी जा सकती है। इसके पीछे रीजन क्या है, इनोवेशन। Innovation in technological aspect relating to testing new products, processes, services, business models in the live environment of regulatory sandbox in the securities market। तो मोटिव क्या है, अगर मान के चलो मेरी कोई कंपनी है, मैं कोई ऐसी आईटी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं जिसकी वजह से सिक्योरिटीज मार्केट बेटर हो जाएगी। ठीक है, मान के चलिए कोई लूप होल है अभी भी सिक्योरिटी मार्केट में, और मैं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से सिक्योरिटी मार्केट बेटर हो जाएगी। तो जिस टाइम पर टेस्टिंग चलेगी, और वो भी मतलब सैंड बॉक्स में टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह से लाइव एनवायरनमेंट के अंदर टेस्टिंग करना, राइट। लाइव एनवायरनमेंट के अंदर टेस्टिंग करने का मतलब क्या होता है, मान के चलिए मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश कर रहा हूँ और वो सीधा फ्रंट पेज पे जा रहा है और लोगों को दिखाई दे रहा है, तो वो तो हो गया कि हमने एक्चुअल में उसे पब्लिश कर दिया। लेकिन मान के चलिए मैं एक आर्टिकल पब्लिश कर रहा हूँ लेकिन वो वेबसाइट पे कहीं भी शो नहीं हो रहा है, और सिर्फ कुछ लोगों को उसका लिंक जा रहा है जो कि चेक करेंगे क्या आर्टिकल ठीक है नहीं है, स्ट्रक्चर ठीक है नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह ठीक है नहीं है। तो आर्टिकल एक्चुअल में पब्लिश हुआ है लेकिन सबके लिए पब्लिश नहीं हुआ, सिर्फ कुछ लोगों के लिए पब्लिश हुआ है, जो लोग एक्चुअल में उस आर्टिकल को, वेब पेज को, स्ट्रक्चर को, कलर कॉम्बिनेशंस को, लिंक्स को, उन सब चीजों को टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्टिंग लाइव मॉडल पे हो रही है। एक तो मैं ऐसे बना के दिखा दूं कि देखिए जी वेबसाइट का जो पेज होगा वो ऐसा होगा, और यहाँ पर हम लोग मेन्यू रखेंगे, मेन्यू में ये चीज रखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास साइड बॉक्स होगा, ये मेन कंटेंट बॉक्स होगा, फिर एक और साइड बॉक्स होगा, नीचे हमारा फुटर होगा, फुटर के अंदर हम ये लिंक रखेंगे, इस साइड बॉक्स में ये लिंक रखेंगे, इस साइड बॉक्स में ये लिंक रखेंगे, यहाँ पर हमारा आर्टिकल होगा, ये एडवर्टीजमेंट होगी, फिर नीचे दोबारा एक और पैराग्राफ होगा। एक तो मैं वैसे बना के दिखा रहा हूँ, और एक मैं इसे एक्चुअल में वेबसाइट के ऊपर लाइव बना के दिखा रहा हूँ, और उसके बाद उसका लिंक 4 जनों को भेज रहा हूँ जिनको वो टेस्ट करना था कि सब कुछ ठीक है या नहीं, डिसाइड करना था। तो जब इस टाइप में हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो इसे कहते हैं लाइव एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करना, वेबसाइट पे एक्चुअली में टेस्टिंग करना। लेकिन वो वेबसाइट पे आया नहीं है आर्टिकल, वो बैक एंड पे है, सिर्फ जिन लोगों को लिंक भेजा जाएगा सिर्फ उन लोगों के पास जाएगा वो आर्टिकल। ठीक, तो इस टाइप के जो हम टेस्टिंग कहते हैं उसे कहते हैं सैंड बॉक्स। सैंड बॉक्स का मतलब टेस्टिंग इन लाइव एनवायरनमेंट, means a live testing environment where new product, process, service, business model as may be deployed on a limited set of eligible customers। सिर्फ कुछ लोगों को लाइव लिंक दिया जा रहा है कि भैया चेक करो क्या वेबसाइट का ये पेज बिल्कुल प्रॉपर है या नहीं है, क्या सब कुछ ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है। तो इस टाइप का अगर मैं मॉडल तैयार करके दे रहा हूँ तो मैं कहता हूँ जी ऑन पेपर मॉडल है, लेकिन वेबसाइट पे एक्चुअल में लाइव लिंक क्रिएट करके दे रहा हूँ तो मैं कहता हूँ जी कि लाइव एनवायरनमेंट में टेस्टिंग चल रही है, राइट।
तो अगर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रही है कोई कंपनी विच इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, काइंड ऑफ न्यू इनोवेशन इन द सिक्योरिटीज मार्केट, राइट, वो इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल भी हो सकती है, न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती है, न्यू प्रोसेस से रिलेटेड हो सकती है, न्यू सिक्योर सर्विस, क्योंकि मेन आज की डेट में सेबी का मेन मोटिव क्या है कि सिक्योरिटीज मार्केट को बेटर बनाया जाए, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी कंपनी इस टाइप के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है और फॉर द टाइम बिंग अगर वो टेस्टिंग कर रही है, और टेस्टिंग भी किस में, सैंड बॉक्स में, और वो सैंड बॉक्स भी क्या है, रेगुलेटरी, रेगुलेटरी मतलब इट इज मैनेज्ड बाय द, मतलब वो एनवायरनमेंट जो है वो मैनेज्ड बाय द सेबी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस टाइप की बेसिकली गवर्नमेंट कंपनीज ही होती है, गवर्नमेंट कंपनीज या ऐसी स्पेसिफिक कंपनीज विच आर एस्टेब्लिश्ड फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस, उनके लिए एक प्रोविजन डाल दिया गया कि सेबी चाहे तो एग्जम्प्ट कर सकती है इस रेगुलेशन के किसी भी प्रोविजन से, या इस रेगुलेशन से मैक्सिमम कितने टाइम के लिए, 12 मंथ्स के लिए, मतलब मान के चलेंगे कि टेस्टिंग मैक्सिमम कितनी चलने वाली है, 12 मंथ्स चलने वाली है, तो उस टाइम के लिए एग्जम्प्ट किया जा सकता है, ताकि एक्चुअल में एम्प्लॉइज को शेयर्स देके या जो यहाँ लिमिट्स लगा रखी है उन लिमिट्स को हटा के एम्प्लॉइज को और मोटिवेट किया जा सके कि एक्चुअल में अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया, हमारी टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो गई, सेबी ने इसे अडॉप्ट कर लिया, तो फिर पूरी सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर इसको अपनाया जाएगा और हमें बहुत सारा प्रॉफिट होगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया फॉर द टाइमिंग रिलैक्स किए जा सकते हैं इस रेगुलेशन के प्रोविजंस। तो ये हमारा चैप्टर था जी सारा का सारा।